सभी विजेताओं को मेरा सलाम। आपकी नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। मेरा नाम है दिनेश गौतम। संविधान की क्लास हम लोग कर रहे हैं। पिछला जो वीडियो था मेरा वो था हाई कोर्ट के बारे में। आज फिर हाई कोर्ट के बारे में दूसरा वीडियो है। इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय। टॉपिक है उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। यहाँ पर लिखा नहीं है उच्च न्यायालय, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में है। क्या क्या शक्तियां होती हैं। जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के पास भी कुछ शक्तियां होती हैं, क्षेत्राधिकार होता है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के बारे में भी कोई एक निश्चित क्षेत्राधिकार होता है तथा कुछ निश्चित शक्तियां होती हैं। तो जरा बोर्ड पर देख लीजिए, मैंने उनकी हेडिंग बनाई है हमेशा की तरह। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है उच्च न्यायालय का, अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार होता है, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, अंतरण की शक्ति होती है, अभिलेख न्यायालय, न्यायिक पुनः अवलोकन और प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति। ये सारी शक्तियाँ उच्च न्यायालय को भी होती हैं, उच्चतम न्यायालय को भी इनमें से शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वॉच लिस्ट में जाकर हमारी उच्चतम न्यायालय से संबंधित 3 वीडियोज देख लीजिएगा। और यदि उच्च न्यायालय को ठीक से समझना है तो इससे पहली वीडियो देख लीजिएगा जो उच्च न्यायालय के बारे में मैंने कल ही बनाई है। तो आइए हम लोग आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से सीधा सा मतलब होता है ऐसे केस जिनको राज्य में केवल और केवल उच्च न्यायालय ही सुन सकता है। तो आपको मालूम होगा, लोग उच्चतम न्यायालय के विषय में भी मैंने ऐसे ही समझाया था आपको कि उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों के रक्षक माना गया है। यह मूल अधिकारों का रक्षक है। मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो इससे कैसे करता है मूल अधिकारों की रक्षा? मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट होती है। 5 प्रकार की रिट को उच्च न्यायालय जारी करता है और इन रिट के माध्यम से किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय में जाकर इसकी शिकायत कर सकता है और उच्च न्यायालय उन्हें जारी कराने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। तो यदि प्रश्न ये बनता है कि उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। यदि यहाँ पर एक नोट आप कर सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा उच्च न्यायालय भी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है। अर्थात मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दोनों उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। दोनों ही को रिट जारी करने का अधिकार है। यहाँ पर एक और दिया गया है, रिट जारी करने का अधिकार भी है, तो वो इसी में कवर कर दिया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को भी है। अनुच्छेद 226 के तहत ये दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति है ये, आप इसे याद कर लेना। आगे है देखिए अपीलीय न्यायालय। तो अपीलीय न्यायालय का मतलब है, देखिए होता क्या है, भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो इस तरीके की है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट और फिर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो क्योंकि हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ है उस फैसले के खिलाफ यदि किसी को अपील करनी है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करेगा। और उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि कोई फैसला हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर व्यक्ति सहमत नहीं है या संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जाकर अपील करेगा। तो यही शक्ति है जो अपील करने की शक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय के केस में, अधीनस्थ न्यायालय में जो फैसला हुआ है उसके खिलाफ अपील की जाती है उच्च न्यायालय में। चलिए मिटा देते हैं इसे। रिट जारी करने की शक्ति भी हम लोगों ने कर ली है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार देख लीजिए, ये प्रशासनिक क्षेत्राधिकार जो है
प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का मतलब है जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन न्यायालयों के अधीक्षण का काम करता है। अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण मतलब उनमें कार्यवाही किस प्रकार हो रही है और उनमें व्यवस्था किस प्रकार की चल रही है, इस तरीके की, जिसे आप एक तरीके से कह सकते हैं देखभाल का काम करता है उच्च न्यायालय। ये बात खत्म हो गई। अगली बात देखिए, अंतरण की शक्ति। अंतरण की शक्ति का मतलब होता है पावर ऑफ ट्रांसफर। अंतरण की शक्ति का मतलब है कि यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि कोई केस उसके अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है और उस अधीनस्थ न्यायालय के केस को वह अपने पास ट्रांसफर करा सकता है, इस मामले को कहते हैं अंतरण की शक्ति, अर्थात केस को ट्रांसफर कराने की शक्ति। एक प्रश्न और आता है, यहाँ से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि अंतरण की शक्ति कब, जो अंतरण की शक्ति का उपयोग उच्च न्यायालय कब करता है। तो अंतरण की शक्ति का जो उपयोग है, ट्रांसफर की पावर का उपयोग है, तब करता है जब उच्च न्यायालय को लगता है कि कोई ऐसा मामला चल रहा है, ऐसा एक केस अधीनस्थ न्यायालय में सुना जा रहा है जिसमें कि संविधान की व्याख्या का प्रश्न उठेगा, अर्थात उसमें एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है जिसमें कि संविधान की व्याख्या करनी पड़ेगी। तो याद रखना है कब अंतरण की शक्ति का उपयोग करते हैं, जब हाई कोर्ट को लगे कि संविधान की व्याख्या का प्रश्न यहाँ है। इस केस में संविधान की व्याख्या का प्रश्न है, तो उसमें वह उस केस को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। तो यहाँ से एक बात और पता चलेगी आपको कि संविधान की व्याख्या, याद रखना है आपको, संविधान की व्याख्या, देखो ये प्रश्न इसमें आया है संविधान की व्याख्या, और यहीं से प्रश्न बनता है कि हमने पहले किया था उच्चतम न्यायालय यदि कहीं में भी प्रश्न उठेगा कि संविधान की इस अमुक बात का अर्थ क्या है, तो वहां पे उस बात की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी दिख रहा है कि जब उच्च न्यायालय को लगेगा कि कोई ऐसा अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा मामला सुना जा रहा है जिसमें कि कोई संविधान की व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी, या अभी तक जिस पर चर्चा नहीं हो पाई है, या एक बहुत गंभीर मसला है, ये सारी चीजें शामिल हैं इसमें, गंभीर मसला है, चर्चा यदि उस पर नहीं हो पाई है अभी तक कहीं भी, या एक नया मामला है, बिल्कुल ऐसा मामला अभी तक आया नहीं है, तो उच्च न्यायालय कहेगा कि इस केस को हमारे पास भेज दीजिए न्यायालय से, नीचे वाले न्यायालय से। तो यहाँ से अब फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि उसकी जो उसमें प्रश्न निहित है या जो संविधान की व्याख्या करनी है, यहाँ पर उच्च न्यायालय स्वयं संविधान की व्याख्या करेगा। तो अब यहाँ से यही प्रश्न उठता है, क्या उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है, क्या उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल, उच्च न्यायालय भी संविधान की व्याख्या करता है तथा उच्चतम न्यायालय भी संविधान की व्याख्या करता है। अब यदि प्रश्न आता है कि ये ऐसे प्रश्न करेक्ट होते हैं यहाँ से कि निम्न में से कौन सा काम उच्चतम न्यायालय का है, या कौन सा काम उच्च न्यायालय का है, या कौन सा काम उच्च न्यायालय नहीं करता है, तो याद रखना है उच्च न्यायालय भी संविधान की व्याख्या करता है और उच्चतम न्यायालय भी संविधान की व्याख्या करता है, अर्थात किसी ऐसी बात को एक्सप्लेन करता है कि जो किसी और की समझ में न्यायालय के सिवाय नहीं आती है, उसकी व्याख्या करके बताते हैं कि इसका ये एक निहित अर्थ होगा और निहित अर्थ भी होगा, तो याद रखना है आपको। इसके बाद इसे मिटा देते हैं। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी होता है, तो उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी होता है। हमने एक और टॉपिक में किया था जो उच्चतम न्यायालय जब हम कर रहे थे कि उच्चतम न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है। यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं इसे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। उच्चतम न्यायालय भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है
ये कौन से अनुच्छेद में है, याद रखना है आपको, अनुच्छेद 215 में दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उच्च न्यायालय में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अब मतलब क्या है ये पूरा समझ लीजिए। पिछली बार उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो पहली बात तो हो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, पहली बात तो यह है कि कार्यवाही जो होगी वो लिखित में होगी, ये याद रखना है आपको, कार्यवाही लिखित में होगी, पहली बात। दूसरी बात, उसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, जो कार्यवाही हो रही है उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जो कार्यवाही हुई है उस रिकॉर्ड का उसका जो अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग होगा। वह जो रिकॉर्ड है अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य दिया जाएगा। ये समझाते हैं आपको कैसे दिया जाएगा, साक्ष्य के रूप में प्रयोग होगा, साक्ष्य के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा कि यदि अधीनस्थ न्यायालय में केस चल रहा है तो उसमें बताया जाएगा कि देखिए उच्च न्यायालय में पहले ही ये निर्णय दिया जा चुका है, उसको इस तरीके से अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और अगली बात है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अधीनस्थ न्यायालय इस पर प्रश्न नहीं कर सकता, इसका मतलब है इस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाए, प्रश्न नहीं कर सकता। इसका जो अधीनस्थ न्यायालय है उस पर ये नहीं कह सकता कि उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय क्यों दिया। और क्या कर सकता है, इसका और क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अपनी अवमानना, अपनी एवं अधीनस्थ न्यायालय की, अपनी एवं अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना होने पर, की अवमानना होने पर दंड दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के विषय में भी सही थी बात कि वह भी दंड दे सकता था। ये सारी चीजें हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में कि कोर्ट और रिकॉर्ड का तात्पर्य क्या है। ये सारी चीज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत आती है। कई बार ये चीजें पूछी भी गई हैं कि निम्न में से क्या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भाग नहीं है। तो आपको एक बात, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ये बड़े अच्छे कंपटीशन में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे कंपटीशनों में भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, क्या उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, उच्च न्यायालय का निम्न में से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, उच्च न्यायालय का अंतरण की शक्ति क्या है, या अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है। ये सारी चीजें होती हैं, अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे की बात करते हैं। देखिएगा, यहां से आगे की बात करते हैं, और अभी दो शक्तियां और रही हैं इसकी, उन दोनों शक्तियों को और कर लेते हैं। न्यायिक पुनः अवलोकन का अधिकार है, उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनः अवलोकन का अधिकार है। पुनः अवलोकन का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। इसका क्या तात्पर्य होता है कि यदि कोई कानून बनाया गया है तो उसकी जांच, कानून की संवैधानिकता की जांच करना। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कानून की संवैधानिकता की जांच। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कानून की संवैधानिकता, कानून की संवैधानिकता की जांच करना। इसका मतलब है कानून की संवैधानिकता की जांच करना। इसका मतलब यह है कि क्या जो कानून बनाया गया है वह कानून संविधान के अनुरूप है अथवा कानून के खिलाफ तो नहीं है, संविधान के खिलाफ तो नहीं है वह कानून जो बनाया गया है। एक बात। दूसरी बात है यह कानून किसने बनाया हो, यह कानून किसने बनाया हो,
यह कानून चाहे तो संसद ने बनाया हो, याद रखना है आपको, यह संसद के द्वारा बनाए गए कानून की भी जांच कर सकता है, संवैधानिकता की जांच कर सकता है, या राज्य विधानमंडल के द्वारा, राज्य विधानमंडल का कानून हो, संसद का कानून हो या राज्य विधानमंडल का कानून हो, दोनों की जांच कर सकता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य हुआ, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि क्या हाई कोर्ट संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है? उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो इसके द्वारा हाई कोर्ट संविधान की, हाई कोर्ट संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है, याद रखना है, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है। और ये भी देखता है कि जो कानून बनाया गया है कहीं यह मौलिक अधिकारों के खिलाफ तो नहीं है। जिस तरीके से कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2, तो यदि आप पढ़ रहे हैं तो मुझे बताइएगा 13 क्लॉज 2 में क्या दिया गया है। तो मैं ये बता देता हूँ कि यदि कोई कानून ऐसा बन गया है, राज्य संसद के द्वारा बन गया है, संसद ने ऐसा कानून बना दिया है, या राज्य विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाता है या मौलिक अधिकारों को न्यून करता है, तो उच्च न्यायालय भी उसकी परीक्षा कर सकता है। यहाँ से उच्च न्यायालय उसे परीक्षा कर सकता है और उसे निरस्त कर देगा कानून को। यही शक्ति उच्चतम न्यायालय को भी मिली हुई है। तो यह इसके माध्यम से मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है ये, इसका मतलब है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है ये। बात क्लियर है? तो ये न्यायिक पुनरावलोकन में आता है, कानून की संवैधानिकता की जांच करना। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है संविधान की, कानून की संवैधानिकता की जांच करना कि क्या वह कानून संविधान के अनुरूप है, जिस तरीके से संविधान में प्रावधान किए गए हैं, क्या वह कानून उन प्रावधानों के अनुरूप है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है ये है कि कानून को दोबारा देखना, जो कानून संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया है, क्या वह कानून उचित है, चाहे वह कानून संसद ने बनाया हो या राज्य विधानमंडल ने बनाया हो। इसके माध्यम से यह संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है, क्योंकि संविधान भारत में सर्वोच्च है, संविधान संसद से भी ऊपर है, संविधान उच्चतम न्यायालय से भी ऊपर है, संविधान मुख्यमंत्री से भी ऊपर है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर है और राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है। ये बात पूरी होगी। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या हुआ, इसे मिटा देते हैं। अगली बात देखिए, यह है प्रमाण पत्र जारी करना, यह अंतिम शक्ति है। प्रमाण पत्र जारी करने का मतलब है कि यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि जो केस उच्च न्यायालय सुन रहा है, जो कार्यवाही उच्च न्यायालय में किसी केस पर चल रही है, और उच्च न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि यदि व्यक्ति चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो इसका एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट दे देता है उच्च न्यायालय कि आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, यदि आप चाहें तो उच्चतम न्यायालय में हमारे निर्णय के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति। उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति का ये तात्पर्य है। तो मित्रों, ये उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में रखा गया है। उच्च न्यायालय का जो मामला है, संविधान का भाग कौन सा है, संविधान के भाग 6 में रखा गया है उच्च न्यायालय। वो कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इस समय उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 25 है। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पुराना, जो सबसे पहले उच्च न्यायालय बना था वो 1862 में बना था, कलकत्ता में बना था। कलकत्ता जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। बंगाल प्रेसिडेंसी जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी। 1962 में ही मद्रास में बनाया था। 1962 में ही बम्बई प्रेसिडेंसी में भी उच्च न्यायालय बनाया था। यूपी का जो उच्च न्यायालय है वो बना था 1866 में। सबसे नया जो उच्च न्यायालय है भारत में वो है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है
ये आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 2019 में, वर्ष 2019 में बनाया गया था। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय सबसे नया है और ये सबसे पुराना है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और टोटल लगाकर 25 उच्च न्यायालय हैं। तो 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। भारत में केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां पर उच्च न्यायालय है, वो है दिल्ली। इसका मतलब 25 उच्च न्यायालय हैं और 28 और 8 हो गए 36 जगहों का काम देखते हैं ये 25 उच्च न्यायालय। इसका मतलब एक उच्च न्यायालय में बहुत सारे उच्च न्यायालय ऐसे हो सकते हैं जहां पर एक से ज़्यादा जगहों का काम धंधा देखा जाता होगा, राज्यों का काम धंधा देखा जाता होगा। तो आप जरा मुझे एक चीज़ लिखकर भेजिए कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो यह प्रावधान करता है कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। आप प्लीज मुझे बताना। एक वीडियो बनाकर हम ये चीज पर और डाल देंगे कि कौन सा उच्च न्यायालय कहाँ है, उसकी खंडपीठ कहाँ पर है, उसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है और कौन कौन से उच्च न्यायालय में कौन कौन सी जगह का काम देखा जाता है। तो मित्रों, हमारी वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए मित्रों। यदि आप नए हैं हमारी वीडियोज में तो हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में हमने सारे के सारे संविधान की बहुत सारी वीडियोज बना रखी हैं, उन सबको देख लीजिए। यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारी वीडियोज जरूर देखिएगा, आपको वहाँ से बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी। धन्यवाद।